हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। इस खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ रायपुर से जुड़े हैं ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनुज जावलकर। आप भी कार्यक्रम के दौरान कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं ईएनटी से जुड़ी किसी भी समस्या के बारे में। डॉक्टर बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश के दर्शकों को यह कीमती समय आपने दिया और अब ईएनटी से जुड़ी समस्याओं के बारे में आपसे जानना चाहूँगी। ईएनटी कान और आँख नाक में कोई भी समस्या होती है तो स्टार्टिंग में तो उसको इग्नोर ही किया जाता है। कान में दर्द होता है तो कहा जाता है कि इंडिया में ख़ास तौर पर कि गुनगुना तेल डाल लो, कुछ मैल होगा तो वो ठीक हो जाएगा। ये सारी समस्या होती है। एक एक करके पूछूंगी। तो पहले कान के दर्द के बारे में जान लेती हूँ। कान में अक्सर दर्द होता है बच्चों के या बड़ों के, तो क्या क्या कारण उसके हो सकते हैं? एक और चीज़ कि वो कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए, कान में दर्द का मेन कारण ये होता है कि कई बार इन्फेक्शन हो जाए, स्पेशली इस बरसात के सीज़न में ठंडी हवा या पानी जाने से वहाँ पे फंगस हो जाता है। इस तरह के फंगस की वजह से इसके आगे जाके अगर उस पर ध्यान नहीं दिया गया सही टाइम पे तो उसको पर्दे में छेद हो सकता है। इसलिए जब कभी भी कान में दर्द हो तो तुरंत स्पेशलिस्ट को दिखाएं, क्योंकि फंगस को साफ़ करना ज़रूरी रहता है। उसको साफ़ करके उसमें कुछ दवाई डाली जाती है, टैबलेट लिया जाता है तो वो पूरी तरह से ठीक होता है। अगर उनको हम इग्नोर करते हैं तो वो आगे जाके पर्दे में छेद कर सकता है। दूसरा, बच्चों में कान में दर्द का मेन कारण ये होता है जब बच्चों को सर्दी हो जाए तो नाक के पिछले हिस्से से एक नली कान में जाती है, वो उसको ब्लॉक कर देती है, उससे कान के पर्दे पे सूजन आ जाती है। इस कंडीशन में भी तुरंत स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए ताकि सर्दी को ठीक करके हम उस कान के दर्द को ठीक कर सकते हैं। जी, तो कई बार कान में दर्द के अलावा एक और दिक्कत होती है कि सुनाई देना कम हो जाता है डॉक्टर, और कई बार कुछ लिक्विड भी कान से निकलता है। इन सब की क्या क्या वजह हो सकती है? सुनाई कम देने का फिर से एक कारण वही है कि कान में इन्फेक्शन हो जाए। जैसे यंग पेशेंट में मोस्टली कान में इन्फेक्शन होने से पर्दे पे सूजन आ जाती है, पर्दे के पीछे हमारे सुनने की हड्डियां रहती उसमें सूजन आ जाती है, उससे भी कान में सुनाई देना कम होता है। बुजुर्गों में सुनाई कम देने का कारण जो होता है वो उनकी उम्र की वजह से सुनने की नस कमज़ोर हो जाती है। तो अगर यंग पेशेंट में तो हम दवाई दे के उसको ठीक कर सकते हैं। बुजुर्गों में हमको एक टेस्ट करना होता है, ऑडियोमेट्री करके एक टेस्ट होता है, उससे ये पता चल जाता है कि उनको कितना कम सुनाई दे रहा है। उसके हिसाब से उनको मशीन लगा के सुनाई देना बढ़ा सकते हैं। ईएनटी में थ्रोट भी आता है, कान की समस्याएं आती है, आँख से जुड़ी और नाक से जुड़ी भी समस्याएं आती हैं। अगर डॉक्टर, अब मैं थोड़ा आँख से जुड़ी हुई समस्या के बारे में आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि कोरोना और कोरोना के बाद ब्लैक फंगस जिससे बहुत से लोग जूझ रहे हैं, बहुत से लोग परेशान हुए हैं डॉक्टर। तो अब ब्लैक फंगस जो है उससे हम कैसे उससे छुटकारा पा सकते हैं? क्या कुछ कर सकते हैं? स्पेशलिस्ट को दिखाना कितना ज़रूरी हो जाता है ब्लैक फंगस के मामले में? सिंपल है, जिन किसी पेशेंट को भी कभी भी कोरोना हुआ है या कोरोना अभी हुआ है तो उन पेशेंट्स को जल नेति करना चाहिए। नाक की हाइजीन को मेंटेन करने के लिए नाक को साफ रखना चाहिए। फंगस एक दिन में ग्रो नहीं होता। जब कभी भी कोरोना होने से बॉडी का इम्यूनिटी कम होता है तो ये फंगस, जो ब्लैक फंगस हम कह रहे हैं म्यूकोरमाइकोसिस, हमारे इन्वायरमेंट में नॉर्मली रहता है। यूजुअली हम देखते हैं ब्रेड को कुछ दिन तक रख दे तो उसमें जो फंगस डेवलप होता है वो म्यूकोरमाइकोसिस ही है। तो जब हम इनहेल करते हैं, सांस के साथ ये नाक में जाता है, फिर कुछ दिन तक वहाँ रहेगा और उसके बाद में उसकी कॉलोनी ग्रो होती है। तो ये ना हो, उसके लिए कोरोना क्या, मैं तो बोलता हूँ सभी पेशेंट को जल नेति करना चाहिए, नाक को साफ रखना है। उसके लिए अगर जल नेति करने में दिक्कत है तो सिंपल 20 ml का सिरिंज लेके कुनकुने गर्म पानी से नाक को धोना चाहिए, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के। तो कोई चांस नहीं है कि म्यूकोरमाइकोसिस हो। जी, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट
और ऐसे पेशेंट जिनकी इम्यूनिटी कम है, जैसे पहले से ही उनको कोई कैंसर या कोई किडनी की बीमारी है, इम्यूनिटी कम है, तो ऐसे पेशेंट को जल नेति या नाक को धोना चाहिए। जी डॉक्टर, एक बात और, कितना ज़रूरी हो जाता है अब अपने इन ज्ञानेंद्रिया भी कहा जाता है, इनका ख्याल रखना कितना अब ज़रूरी है कोरोना काल में, क्योंकि जो कोरोना है वो सीधे इफेक्ट करता है आपके लंग्स पर, ज़ुकाम होता है, अब आँखों में भी इन्फेक्शन होने लग गया है, उसके बाद ब्लैक फंगस की दिक्कत भी आने लगी है। तो ये जो पूरी ज्ञानेंद्रियाँ हैं जिनको हम कहते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे शरीर में, इनका ख्याल कितना ज़रूरी है अब रखना, और कैसे रखा जाए इनका ख्याल? देखिए नाक, कान और आँख ये हमारे स्पेशल सेंसेस है, इनको हर एक चीज़ का अपना बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो इस स्पेशली इस सिनेरियो में जब कोरोना का पैंडेमिक है, तो ये तीनों ही चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको अच्छे से देखभाल करने के लिए, जैसे मैंने बताया, नाक के लिए तो हमें जल नेति और प्राणायाम करना चाहिए। आँखों के लिए ध्यान रखिए कि आँखों में कोई चीज़ ना जाए, आँख को कुनकुने या सादे ठंडे पानी से आँख को बार बार धोना चाहिए। गले के लिए 2 घूंट पानी लेना चाहिए, गरारा करके गिटक लेना चाहिए। कान में अननेसेसरी कुछ भी तेल या ड्रॉप नहीं डालना है। कान को बर्ड्स या पिन किसी चीज़ से साफ नहीं करना है। नॉर्मली जब हम बोलते खाते हैं, ये जॉइंट का मूवमेंट होता है तो अपने आप वैक्स बाहर निकलता है। तो एक नॉर्मल पर्सन को कभी भी कान को क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। जी जी। इसके अलावा क्या क्या दिक्कत हो सकती है ईएनटी से जुड़ी हुई? क्योंकि कई बार अब तो ब्लैक फंगस है, ब्लैक फंगस के अलावा भी मैंने लोगों को सुना है कि आँख में बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, या आँख की जो ये पुतली होती है इसमें कुछ दिक्कत हो गई है, जो हम लोगों को पता नहीं होता है, और वो बीमारी एकदम से हमें घेरती है, दिखाई देना बंद हो जाता है या दिखाई बहुत कम हो जाता है। एक तो आईसाइट वीक होती है, लेकिन उसके अलावा भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये कौन कौन सी बीमारियां हैं जो जिसकी चपेट में आ सकते हैं, या हम क्या करें कि उसकी चपेट में ना आए? तो उसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं ताकि हम एहतियात अपनी बरतते रहें? कोरोना के बाद लोगों की इम्यूनिटी कम होने की वजह से अब हम देख रहे हैं रोज़मर्रा के इसमें कि लोगों में एलर्जी बढ़ जा रही है। मतलब गले में एलर्जी, आँख में एलर्जी, नाक में एलर्जी। उसके अलावा एसिडिटी का प्रॉब्लम बढ़ जा रहा है, पेट से एसिड ऊपर गले में आ जा रहा है। आँखों में ड्राइनेस, नाक से पानी, छींक, आँख में बार बार ड्राइनेस होने की वजह से, बार मलने की वजह से आँख में कॉर्नियल अल्सरेशन होने के चांसेस रहते हैं। तो पोस्ट कोविड ये नई चीज़ें बहुत देखने में आ रही लोगों में, या पुराना कोई प्रॉब्लम रहा जो सालों पहले ठीक हो गया था, वो अभी एग्रीवेट हो जा रहा है कोविड के बाद में। जैसे बहुत पहले किसी को चक्कर आता था कान की वजह से, वो ठीक हो गया था, लेकिन अभी देखें तो कोरोना के बाद से कोरोना हुआ और उसके बाद के रिकवरी फेज के बाद पेशेंट में फिर से चक्कर आने लगा है। ये इस तरह के सिम्टम्स पोस्ट कोविड पेशेंट में अभी देखने को मिल रहे हैं। जी जी। इसके अलावा थ्रोट के बारे में जानना चाहूँगी, क्योंकि गले की दिक्कत बहुत लोगों को होती है। गले में खरांश को तो फिर भी हम नॉर्मली लेते हैं, लेकिन गले में दर्द, कुछ भी खाने में दिक्कत होना, या फिर हर समय खांसी आना, ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं, और वो सुनने में शायद इतने बड़े नहीं लगते, लेकिन जिसको होते हैं उसको समझ में आता है कि कितनी तकलीफदायक ये होता है। इसकी वजह से बुखार भी हो जाता है, कुछ को टॉन्सिल्स की दिक्कत होती है। ये सब परेशानियों से कैसे निजात पाएं, और क्या कुछ चेंजेस करने की हमें ज़रूरत है अपनी लाइफस्टाइल में? देखिए, ये गले में खराश और इरिटेशन, दर्द, ये मोस्टली हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, आपने बराबर बोला। मोस्ट ऑफ द टाइम जो एसी की डायरेक्ट हवा लगने से गला ड्राई हो जाता है। तो मैं अभी बताऊंगा कि एसी का यूज़ कैसे करना है। एसी यूजुअली 25 से 29 के बीच में ही यूज़ करना है। एसी के साथ में सीलिंग फैन यूज़ नहीं करना है, और एसी का जो है ब्लोअर, उसको एक तरफ ऊपर सीलिंग की तरफ कर देना है, ताकि वो रूम का टेम्परेचर तो कम करेगा पर आपके ऊपर डायरेक्ट बॉडी पे एयर एक्सपोजर नहीं होगा। दूसरी बात, एलर्जी
ठंडी चीज़ों के खाने से ज़्यादा होती है। तो चिल्ड बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इससे बचाव करने के लिए दिन में 8, 10, 15 बार 2 घूंट सादा पानी लिए, गरारा किए और गिटक लिए। इन सब चीज़ों से हम गले में होने वाली एलर्जी और टॉन्सिल के इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। जी, ठंड की अगर मैं बात करूं, सर्दियों में ख़ास तौर पर ज़ुकाम और गले में दर्द, इस सब की दिक्कतों का सामना ज़्यादा करना पड़ता है क्योंकि एक तो सर्दी बहुत होती है। तो कौन कौन सी बातों का बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है सर्दी के टाइम पर, ख़ासकर वो लोग जिनको टॉन्सिल्स की दिक्कत है या जिनका गला बहुत सेंसिटिव है या जिनको निमोनिया या इस तरीके की दिक्कत होती है? किन किन बातों का ख़ास तौर पर सर्दियों में ख्याल रखने की ज़रूरत है? सर्दी के सीज़न में ठंड के एक्सपोज़र से बचना, मतलब जितना हो सके हमें ठंड से बचाव करना है। जैसे कहीं बाहर निकल रहे हैं तो पूरा ढक के निकले और ठंडी हवा से बचे, क्योंकि जब कभी भी ठंडी हवा लगती है तो नॉर्मली हमारे बॉडी के, हमारे थ्रोट में खूब सारे बैक्टीरियाज रहते हैं जो नॉर्मल रहते हैं। लेकिन जब कभी हमारी बॉडी का इम्यूनिटी कम हुआ, जैसे ठंडी हुई, ठंडा या वेदर चेंज हुआ या हमने कुछ ठंडा खा लिया, तो वो बैक्टीरिया तुरंत वहाँ पे इन्फेक्शन कर देते हैं। टॉन्सिल में और गले के पिछले हिस्से में बहुत सारे बैक्टीरियाज रहते हैं जो नॉर्मल कोर्स में कुछ नहीं करते, पर जैसे ही हमारा बॉडी का इम्यूनिटी कम हुआ तो वहाँ इन्फेक्शन हो जाने से वहाँ सूजन आ जाएगा। फिर पेशेंट को फीवर आता है, पानी पीने में, थूक गिटकने में दर्द होने लगता है। इसीलिए मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि दिन में 10, 15, 20 बार नॉर्मल पर्सन को भी सादे पानी से गरारा करके गिटक लेना चाहिए ताकि वो बैक्टीरियाज वहाँ पे ज़्यादा देर तक लॉज ना रहे या लोकल इम्यूनिटी को बनाए रखे। जी, कितने कनेक्टेड होते हैं ये आँख, कान, नाक एक दूसरे से? और जैसे मान लीजिए किसी के कान में दर्द है तो संभव है कि उसका असर आँख पर हो या उसका असर नाक पर हो या उसका असर गले पर हो, या आँख में दिक्कत है तो उसका असर बाकी जितनी भी इंद्रियां हैं उन पर हो? देखिए, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है। हम नाक, अभी भी देखिए, अब जब ब्लैक फंगस हुआ तो पहले लोगों को नाक में और साइनस में इन्फेक्शन हुआ और साइनस के थ्रू वो फिर आँख में गया, आँख से फिर बहुत सारे पेशेंट्स में वो ब्रेन में भी गया। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए इन सब का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। क्या ऐसा भी हो सकता है डॉक्टर कि आँख, नाक, कान से जुड़ी अगर कोई समस्या है तो उसका असर, जैसा आपने कहा कि ब्रेन पर भी जाता है, तो उसका असर ब्रेन पर भी पड़ सकता है? और अगर ऐसा है तो फिर तो मतलब बहुत जल्द ही अगर किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं, कोई भी सिम्टम देख रहे हैं, तो जाने की ज़रूरत है डॉक्टर के पास? डेफिनेटली एक नाक के ऊपरी हिस्से में एक पतली बोन रहती है, उसके बाद ही ब्रेन रहता है। वैसे ही नाक और आँख के बीच में एक पतली बोन रहती है, उसके बाद आँख के सारे नाजुक नस और आँख रहती है। तो जब कभी भी इन सब नाक में या साइनस में इन्फेक्शन होता है तो हम उसको बहुत सीरियसली लेते हैं और पेशेंट को भी नाक या आँख से सिम्टम हो तो उन्हें तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम थोड़े से इसमें ही उसको ट्रीट करें तो हो सकता है गोली दवाइयों से ही ठीक हो जाती बहुत सारी बीमारियां, और अगर नहीं ध्यान दिए, इग्नोर किया, तो उसमें फिर आगे जाके हमको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। और इग्नोर किया तो ये इन्फेक्शन आजू बाजू के स्ट्रक्चर के थ्रू आँख में, ब्रेन में जा सकते हैं, इसलिए इसको सीरियसली लेना चाहिए। जी, और आप जान सकते हैं कि कैसे आप अपनी बीमारी को दूर कर सकते हैं। डॉक्टर, गले के बारे में बात करना चाहूँगी, क्या क्या कारण है जिसकी वजह से गले में इन्फेक्शन हो सकता है? अमूमन तौर पर तो देखा गया है जब मौसम में बदलाव आता है तब कहते हैं कि हाँ दिक्कत होती है, गले में दर्द भी होता है, वायरल का समय है, लेकिन इसके अलावा क्या क्या ऐसे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से गला में दिक्कत आ सकती है या गले में इन्फेक्शन हो सकता है? गले में इन्फेक्शन का एक सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है ठंडी चीज़ों के का उपयोग करना, जैसे कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, एकदम चिल्ड, बहुत लोगों को चिल्ड पानी पीने की आदत रहती है। ये लोकल इम्यूनिटी को कम करता है और वहाँ पे जो बैक्टीरियाज हैं उनको मौका देता है कि वो इन्फेक्शन करे।
उसके अलावा इन्फेक्शन के अलावा गले में आजकल एक नई चीज इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है, वो ये है कि एसिडिटी। पेट का एसिड ऊपर गले तक आ जाता है और गले में सूजन कर देता है या छोटे छोटे दाने कर देता है। तीसरा इम्पॉर्टेंट कारण है एलर्जी। एलर्जी अब किसी भी चीज़ों से हो सकती है, धूल से, ठंडी चीज़ों से, मौसम बदलने से। उससे गले में छोटे छोटे दाने आते हैं और गले में इरिटेशन होता है और हम जो बोलते हैं गले में खराश हो रही है, बार बार गला साफ करने की इच्छा होती है, गले में कुछ फंसा हुआ ऐसा लगता है। तो ये इम्पॉर्टेंट कारण है गले के प्रॉब्लम के। स्टीम को बहुत बेहतर माना जाता है। कोरोना के समय पे भी दूसरी वेव जब आई थी तब भी देखा गया था कि लोग स्टीम पर बहुत भरोसा कर रहे थे और स्टीम लोगों को लगता है कि बहुत अच्छी है अगर खांसी है या गला ख़राब है, और लोगों को राहत भी मिलती थी। कितना ज़रूरी है स्टीम को लेना और कितनी स्टीम लेनी चाहिए ये भी क्योंकि नहीं पता, लोग काफ़ी देर तक स्टीम लेते रहते हैं, कहीं उसका बुरा प्रभाव तो नहीं? देखिए, स्टीम इनहेलेशन एक बहुत अच्छी और बहुत पुरानी विधि है, लेकिन हर किसी को स्टीम इनहेलेशन की ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली, स्टीम इनहेलेशन दिन में 1 या 2 बार से ज़्यादा नहीं करना है। अभी ये देखा गया है कि म्यूकोरमाइकोसिस इंडिया में इतना क्यों हुआ? कोरोना तो सब जगह हुआ, डायबिटीज़ भी बहुत जगह है लोगों को। तो एक थ्योरी ये आई कि लोगों ने यहाँ अंधाधुंध दिन में 5-5 बार स्टीम इनहेलेशन लिया है। तो स्टीम इनहेलेशन लेने से वहाँ पे मॉइस्चर तैयार होता है और ये मॉइस्चर फंगस को ग्रो करने में हेल्प करता है। इसलिए स्टीम इनहेलेशन सिर्फ 1 या 2 बार लीजिए, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। स्टीम इनहेलेशन के अपने नुकसान भी है, क्योंकि वो म्यूकोजा अंदर की त्वचा को वो ड्राई कर देता है, जिससे इरिटेशन होने लगता है, जिससे बैक्टीरिया और फंगस को ग्रो होने में भी हेल्प मिलती है। 1 या 2 बार लेने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, तो उसके बारे में भी जानकारी बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्टीम पर बहुत भरोसा किया गया। मैंने जैसा पहले भी कहा डॉक्टर, दूसरी लहर में, लेकिन इसके बारे में भी कई थ्योरीज आई। किसी ने कहा कि स्टीम इज़ वेरी गुड फॉर योर थ्रोट और कोरोना को मारने में बहुत हेल्पफुल है। लेकिन वहीं ये थ्योरी भी मैंने पढ़ी थी कि ये टिश्यूज़ को फाड़ देती है, उन पर बुरा असर पड़ता है और फिर उससे और दिक्कतें होती हैं। तो ये चीज़ यानी कि स्टीम की एक लिमिट बहुत ज़रूरी है डॉक्टर, जैसा कि आपने भी बताया। इसके अलावा बहुत सारे घरेलू उपाय अमूमन तौर पर भी करते हैं। अमूमन तौर पर भी हम लोग करते हैं। देखा गया है कि सर्दी ज़ुकाम हो तो काढ़ा पियो या फिर तुलसी की चाय पियो। ये तो मुझे लगता है कि सदियों से ये दादी नानी के नुस्खे हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम किसी भी मेडिसिन को लेने से पहले अगर गला ख़राब है या ज़ुकाम है, खांसी है, तो हम इन सारी घरेलू नुस्खों को पहले अपनाएं या सीधे हमको अब डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? बिल्कुल अपना सकते हैं, पर मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि काढ़ा पीने में एक दिन में इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती, या तुलसी का पानी आज आपने पिया और आपका इम्यूनिटी अच्छा हो गया और आपको कोरोना नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये शोध में भी पाया गया है कि जब लंबे समय तक हम इन चीज़ों का सेवन करते हैं तब कहीं बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होती है। शॉर्ट ड्यूरेशन में इसका कोई रोल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये साइकोलॉजिकल हमको सेटिस्फेक्शन देता है। तो काढ़ा जरूर लेना चाहिए, लेकिन एक बार से ज़्यादा नहीं, लिमिटेड मात्रा में, और उसका असर जब हम लंबे समय तक यूज़ करेंगे तो वो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। अदरवाइज़ आप सोच रहे कि आज हमने काढ़ा लिया और कल हमको कोरोना नहीं होगा या कोई बॉडी में इन्फेक्शन नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है, या हमारी इम्यूनिटी एकदम डेवलप हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो यानी कि हमें काढ़े का इस्तेमाल भी लंबे समय तक करना है, तभी हमें उसका फ़ायदा भी नज़र आएगा और तभी जो इम्यूनिटी है वो हमारी बूस्ट होगी। इसके अलावा कुछ मेडिसिन कोरोना काल में हम सीख गए हैं, जैसे अजिथ्रोमाइसिन हो गई डॉक्टर, और वो मुझे लगता है कि लोगों की ज़ुबान पे चढ़ गई है कि जिंक, विटामिन सी, अजिथ्रोमाइसिन, इसको आप खा लो तो कोरोना नहीं होगा। ये क्या मिथ है, या फिर जैसे ही ज़ुकाम हो इन सारी मेडिसिन को खा लेना चाहिए? नहीं, ये प्रोफाइलेक्टिक यूज़ नहीं है इसका कोई।
कि आपने जिंक ले लिया, विटामिन सी ले लिया, एजिथ्रोमाइसिन तो और भी नहीं लेना है क्योंकि ये एंटीबायोटिक है। जब तक बॉडी में बैक्टीरिया नहीं है, इन्फेक्शन नहीं है, तो एंटीबायोटिक लेने का तो कोई रोल ही नहीं है। तो ये तो अभी मतलब हमारे यहाँ कैसा होता है, सेल्फ मेडिकेशन बहुत इजी है, ओवर द काउंटर मेडिसिन बहुत इजीली मिल जाती है, इसलिए लोग मतलब कुछ भी हुआ थोड़ा सा तो एजिथ्रोमाइसिन और ये सारी मेडिसिन लेने लग जाते हैं, भले ही वो सिंपल सर्दी हो। कोरोना नहीं है तो भी लोग इस तरह की मेडिसिन ले रहे हैं। जब पीक में कोरोना था तो लोग हमारे पास आते थे कि रेमडेसिविर लगवा दो, जबकि पेशेंट को कोई कोरोना नहीं, कुछ नहीं है। तो ये प्रोफाइलेक्टिक यूज का नहीं है। इसमें जब आपको सिम्टम डेवलप हो जाए, आप प्रूव हो गया है कि आपका आरटीपीसीआर टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, कोरोना है, उस समय आपको एजिथ्रोमाइसिन और बाकी मेडिसिन की जरूरत है। लेकिन हर किसी को नहीं लेना है, लेकिन वो भी डॉक्टर की सलाह पर कि डॉक्टर पर उस समय पैनिक की वजह से, डर की वजह से लोग सारे घर में यूज करने लग गए थे। लेकिन वो भी डॉक्टर की सलाह पर कि डॉक्टर अगर प्रिस्क्राइब करते हैं कि भाई आपको एजिथ्रोमाइसिन लेनी चाहिए, या फिर उसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन, जिंक हो गई, विटामिन सी, ये अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे तभी उसके बाद भी मुझे लगता है लेनी चाहिए। ये खैर चलन भी है कि ज़रा सा सर्दी ज़ुकाम हो तो ये मुझे लगता है डॉक्टर हर घर में है कि आप केमिस्ट के यहाँ जाके ले आइए और केमिस्ट को बता दीजिए कि भाई ये दिक्कत है, और तो केमिस्ट एक दवाई निकाल कर दे देते हैं आपको। कुछ केसेस में वो ठीक हो जाते हैं, कुछ केसेस में कई बार केस बिगड़ भी जाता है, जिसके दुष्परिणाम लोगों को भुगतने पड़ते हैं। तो ये प्रॉब्लम बढ़ जाता है। हाँ, वो मुझे लगता है कि बहुत समझने की अब ज़रूरत है, और ये ताकि आप खुद डॉक्टर ना बने और डॉक्टर के पास जाएं, आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। ENT की हम लगातार बात कर रहे हैं, और अब इतनी बीमारियां, खासकर कोरोना के आने के बाद मुझे लगता है कि हर बीमारी को बहुत ही सेंसिटिव होकर हमको समझना चाहिए और बहुत ही गंभीरता से समझना चाहिए, भले ही वो छोटा सा सर्दी ज़ुकाम ही क्यों ना हो, क्योंकि कब घातक सी बीमारी हो जाए नहीं पता आपको। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी, अगर कान की बात की है, मैंने ये भी देखा है, कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहे हैं कि कान, नाक और आँख का मैटर ऐसा होता है कि अंदर नर्व्स में भी अगर कुछ दिक्कत हो जाए तो वो बड़ी परेशानी का रूप ले सकती है, जो हम नहीं समझ पाते। हमको लगता है नॉर्मल पेन हो रहा है, दवाई डाल लो, वैक्स होगी, उसकी दवाई डाल लो, निकल जाएगी, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर सुन पा रहे हैं आप मुझे? या अभी आ रही आवाज? जी, मेरा ये सवाल था कि कैसे हम समझें, क्योंकि नर्व्स की भी दिक्कत होती है, और वो एक छोटी सी नर्व्स जो दिखने में बड़ी छोटी लगती है, उसकी वजह से भी बहुत सारी दिक्कत, बेल्स पाल्सी, फेशियल पाल्सी, इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। तो इसको हम कैसे समझेंगे कि भाई ये जो दिक्कत हमें हो रही है, इसको अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं। या फिर एक और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि आँख कई बार फड़कती है, तो हम लोग सोचते हैं कि बाईं आँख फड़की तो अच्छा होगा या दाईं आँख फड़की तो अच्छा होगा, लेकिन वो किसी नस की भी इससे संबंधित बीमारी भी हो सकती है। हाँ जी, जैसे आपने, पहले मैं बेल्स पल्सी पे आता हूँ। चेहरे की नस कान के पीछे रहती है, उसमें सूजन आने से कई बार एक तरफ चेहरे की ओर लकवा मारा जाता है, जिसको हम बेल्स पल्सी कहते हैं। ये बेल्स पल्सी अमूमन मौसम चेंज की वजह से, या बहुत ठंड के एक्सपोजर की वजह से, या बहुत बार ऐसा होता है कि वायरल इन्फेक्शन की वजह से ऐसा होता है। तो उसको, अगर किसी को कान में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो उसे तुरंत अपने स्पेशलिस्ट को दिखाना है, क्योंकि अगर हम बेल्स पल्सी को अर्ली डायग्नोस कर ले और उसका ट्रीटमेंट करे और उसको कुछ फिजियोथेरेपी देना होता है, ये सब करने से ये 100% रिकवर कर जाता है। लेकिन लंबे समय तक उसको ध्यान नहीं दिया तो वो पल्सी परमानेंट हो सकती है। सेकेंडली, आपने जैसे बोला कि आँख का फड़कना, डेफिनेटली आँख का फड़कना भी कई बार विटामिन की कमी से और विटामिन B12 की कमी से या कैल्शियम की कमी से ऐसा होता है, या नर्व के इरिटेशन की वजह से ऐसा होता है। तो ऐसे इसमें भी हमें उसे लाइट लेना है, छोटा सा भी सिम्टम किसी भी चीज का नजर आता है, आँख, कान, नाक से रिलेटेड कंसल्ट करना चाहिए, तो हमको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है और हमको बिना देर की डॉक्टर से सलाह लेनी
चाहिए ताकि वो बीमारी गंभीर ना हो, उसके दुष्परिणाम देखने को ना मिले। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनुज आपका, बहुत अच्छी जानकारी आपने बहुत सरल भाषा में दी। मुझे उम्मीद है सभी दर्शकों को समझ में आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए डॉक्टर। और फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, बाकी खबरों के लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।